हिंदुस्तान की मिट्टी ने बहुत से बादशाहों को आते जाते देखा है, लेकिन उनमें से एक ऐसा बादशाह भी था जिसने महज 13 साल की उम्र में मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली और आगे चलकर उसी ने इस सल्तनत को इतना विशाल बना दिया कि उसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर ने इतनी बड़ी सल्तनत की जिम्मेदारी कैसे संभाली? उसके सामने कौन कौन सी मुश्किलें आईं? दिल्ली पर कब्जा करने वाला हेमू कौन था? और पानीपत की दूसरी जंग ने मुगल सल्तनत की किस्मत कैसे बदल दी? अकबर ने किन नीतियों के जरिए अलग अलग राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल किया? और आखिर वो कौन से फैसले थे जिन्होंने अकबर को सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक बना दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकबर की पूरी कहानी, उसके बचपन से लेकर उसकी बादशाहत के आखिरी दौर तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक मुगल सल्तनत का हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बताया था कि बाबर के बाद हुमायूं की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, उसने अपनी सल्तनत कैसे खोई और फिर उसे दोबारा हासिल करने के लिए किन मुश्किलों का सामना किया। और आज की कहानी वहीं से आगे शुरू होती है जहां हुमायूं की मौत के बाद एक 13 साल का लड़का मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। उसे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले वर्षों में उसका नाम हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े बादशाहों में लिया जाएगा। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं मुगल सल्तनत के इतिहास का अगला अध्याय, अकबर, एक बच्चे से महान बादशाह बनने तक। हुमायूं ने लंबे संघर्ष के बाद सन 1555 में दिल्ली पर दोबारा अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जनवरी सन 1556 में हुमायूं की अचानक मौत हो गई। उस वक्त उसका बेटा अकबर पंजाब के इलाके में था। अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी। एक तरफ मुगल सल्तनत अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई थी और दूसरी तरफ कई दुश्मन ऐसे थे जो इस मौके का फायदा उठाकर मुगलों को दोबारा हिंदुस्तान से बाहर करना चाहते थे। ऐसे हालात में अकबर की मदद के लिए उसके संरक्षक और सेनापति बैरम खां मौजूद थे। सन 1556 में पंजाब के कलानौर में अकबर की ताजपोशी की गई। अब वह मुगल सल्तनत का बादशाह था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। उस समय उत्तर भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी। अफगान ताकतों से जुड़े हेमू ने अपनी शक्ति बढ़ाई और दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने मुगल सेना को कई जगहों पर पीछे ढकेला और आखिरकार दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब मुगल सल्तनत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या अकबर इतनी कम उम्र में अपनी सल्तनत को बचा पाएगा? बैरम खां ने मुगल सेना को तैयार किया। अकबर की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ी और फिर आया वो दिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा बदल दी। 5 नवंबर सन 1556 को पानीपत के मैदान में मुगल सेना और हेमू की सेना आमने सामने थीं। दोनों तरफ से बड़ी सेनाएं मैदान में उतर चुकी थीं। जंग शुरू हुई। मुकाबला कड़ा था, लेकिन लड़ाई के दौरान हेमू घायल हो गया और उसकी सेना में अफरा तफरी फैल गई। आखिरकार मुगल सेना को जीत हासिल हुई। दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगलों का कब्जा हो गया। ये जीत अकबर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान में दोबारा मजबूत होने का मौका मिल चुका था। लेकिन अकबर की असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। शुरुआत में अकबर की उम्र कम होने की वजह से बैरम खां शासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ उसने खुद सत्ता संभालनी शुरू की। आखिरकार अकबर ने बैरम खां से अलग होकर अपने हाथों में शासन की बागडोर ले ली।
अब अकबर खुद फैसले लेने वाला बादशाह बन चुका था और यहीं से शुरू हुआ उसके साम्राज्य के विस्तार का दौर। अकबर ने सिर्फ तलवार के दम पर अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाया, उसने राजनीति, कूटनीति और वैवाहिक संबंधों का भी इस्तेमाल किया। राजपूत राज्यों के साथ उसने अलग अलग तरह के संबंध बनाए। कई राजपूत शासकों ने अकबर की सत्ता स्वीकार की और मुगल प्रशासन का हिस्सा बने। हालांकि कुछ राजपूत शासकों ने मुगलों का विरोध भी किया। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था महाराणा प्रताप। मुगलों और मेवाड़ के बीच संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, जिसमें मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने आई। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार लगातार जारी रहा। गुजरात, बंगाल और दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मुगल सत्ता मजबूत हुई। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक ऐसा शासक भी था जिसने अपनी सल्तनत को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसने प्रशासन को कई हिस्सों में बांटा, जमीन से मिलने वाले लगान को व्यवस्थित किया गया। राजस्व व्यवस्था में राजा तोडरमल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण बनी। इस व्यवस्था के जरिए अधिकारियों और सैन्य पदों को व्यवस्थित किया गया। इन सुधारों ने मुगल सल्तनत को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद की। अकबर को कला, वास्तुकला और अलग अलग विचारों में भी दिलचस्पी थी। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। वहीं इसने इबादत खाना बनवाया, जहां अलग अलग धर्मों और विचारों के विद्वान धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते थे। अकबर अलग अलग विचारों को सुनने और समझने में रुचि रखता था। इसी दौर में मुगल वास्तुकला और संस्कृति ने भी तेजी से विकास किया। अकबर के शासन के अंतिम दौर में उसने एक आध्यात्मिक सामाजिक विचारधारा शुरू की, जिसे इतिहास में दीन-ए इलाही के नाम से जाना जाता है। यह कोई व्यापक जनधर्म नहीं बना और इसके अनुयायी भी बहुत कम थे। फिर भी यह अकबर की धार्मिक और दार्शनिक सोच को समझने के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय बीतता गया, अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके आखिरी वर्षों में उसके बेटे सलीम के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ। सलीम आगे चलकर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बनने वाला था। अकबर ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन सन 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के साथ मुगल इतिहास का एक बड़ा अध्याय खत्म हुआ। उसने अपने पीछे एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य छोड़ा और अब मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला था उसका बेटा सलीम, जो इतिहास में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर के शासन में मुगल दरबार की राजनीति एक नए दौर में दाखिल हुई और इसी दौर में एक ऐसी महिला का प्रभाव बढ़ा जिसका नाम आगे चलकर मुगल इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, नूरजहां। लेकिन नूरजहां का असली प्रभाव कैसे बढ़ा? जहांगीर और नूरजहां की मुलाकात कैसे हुई? और अकबर के बाद मुगल सल्तनत का क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको मुगल सल्तनत का ये इतिहास पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुगल सल्तनत का इतिहास पार्ट 4 में जारी रहेगा।